हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 4 मंडे को जो आर्टिकल आए हैं वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों से लिए गए हैं। दोनों से टोटल दो दो आर्टिकल लिए हैं। 4 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है स्टेटस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। पूरा मेंस का एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है मेजरिंग हंगर अक्रॉस स्टेट। ये भी द हिंदू में आया हुआ है और इसमें भी हम एक पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे मेंस का। नेक्स्ट जो आर्टिकल आए हुए हैं प्रीलिम्स के बेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वन पोल वन नेशन है, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्टैटिक पोर्शन है अमेंडमेंट कैसे किया जाता है, 368 आर्टिकल की प्रोसीजर दी हुई है, वो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट आर्टिकल है हमारा व्हाट्स एट स्टेक एज एर्डोगन मीट्स पुतिन टू रिन्यू यूक्रेन ग्रेन डील। जो ग्रेन डील है उसके ऊपर ये आर्टिकल है। आपके प्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस एंड न्यूज़, इससे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। टोटल 4 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक दी होगी। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है स्टेटस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये आर्टिकल आपके जीएस 2 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन एकदम रिपीटेटिव थीम है। ये आरटीआई एक्ट गवर्नेंस के अंदर आता है। जीएस 2 में हर दूसरे साल आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। जीएस 4 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, जैसे कि आरटीआई वर्सेस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा आपको हमेशा जो है आरटीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आप अपना फिक्स कर सकते हैं अगर आप आरटीआई का क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें। हम आज एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। ये क्वेश्चन आपको बार बार जो है अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन डेटा सेम ही यूज़ होगा। तो बात करेंगे आरटीआई की। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो हम प्रिपेयर करेंगे वो है क्रिटिकली असेस द एफिकेसी ऑफ आरटीआई एक्ट। तो एफिकेसी आरटीआई एक्ट की उसे हमें असेसमेंट करना है क्रिटिकली। इसका मतलब हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से कि आरटीआई एक्ट है क्या, उसके बाद उसके कुछ बेनिफिट्स क्या हैं जो अभी तक के हमें मिले हैं, पिछले 15 साल से ये एक्ट लागू हो रखा है। उसके बाद जो है हम चैलेंजेस की बात करेंगे और फिर कंक्लूजन में एंड कर देंगे। कंक्लूजन एक बढ़िया सा कंक्लूजन देके इसे ख़त्म करेंगे। ये हमारा फ्रेमवर्क होगा। तो ये क्वेश्चन है और ये फ्रेमवर्क है। शुरुआत करते हैं आरटीआई एक्ट से। आरटीआई जो है एक लीगल राइट दिया गया है सरकार के द्वारा 2005 में एक्ट पास करके। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की माने तो आरटीआई बेसिकली जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है अंडर आर्टिकल 19 एक फंडामेंटल राइट है। अंडर आर्टिकल 21 ये राइट जो है अलग अलग सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में दिया गया है पब्लिक को, कि राइट जो है पब्लिक के पास राइट है इन्फॉर्मेशन मांगने का सरकार से। तो आरटीआई एक्ट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि इसको लाया क्या गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो इसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, ठीक है, टू एंश्योर बेटर पब्लिक गवर्नेंस। और थर्ड क्या हो जाएगा? करप्शन कम करना। अब तीनों इस पॉइंट पे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है गवर्नमेंट के अंदर हम जो है इंश्योर कर सकते हैं। जब भी आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें इसका मतलब क्या होता है? आंसरेबिलिटी। कोई भी ब्यूरोक्रेट या आप फ्यूचर में ब्यूरोक्रेट बनते हैं तो आप जो भी एक्शन लेंगे उसको आपको ओन करना पड़ेगा। उससे होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंश्योर कैसे किया जाएगा? जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए डेटा तो चाहिए होगा ना। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि आपने क्या किया है, क्यों किया है, किस लिए किया है, तो मैं आपसे सवाल पूछ पाऊँगा क्या? तो पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चनिंग करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। और वो इन्फॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? आरटीआई एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इसमें मैंडेटरी कर दिया है कि आरटीआई एक्ट के थ्रू आपको गवर्नमेंट क्या देगी? इन्फॉर्मेशन देगी। इसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आप सवाल पूछिए। सवाल पूछ के आप क्या कर सकते हैं? अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। दूसरा, आप गवर्नेंस इंप्रूव कर सकते हैं। गवर्नेंस इंप्रूव करने में मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा मनरेगा का। मनरेगा स्कीम जब आई थी तो इसमें बहुत ज़्यादा लीकेजेस थे, करप्शन था, घोस्ट बेनिफिशरीज थे, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन सोशल अकाउंटेबिलिटी के कारण, ठीक है, सोशल ऑडिटिंग के कारण
क्या किया गया, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन थी आरटीआई एक्ट से मिली हमें, हम लोगों ने देखा कि किसके खाते में पैसा आ रहा है, किसके खाते में नहीं आ रहा है, किसके अकाउंट हैं, घोस्ट बेनिफिशरीज कौन है, और लोगों ने सवाल उठाया इसमें करप्शन का, कैग ने सवाल उठाया, तो सरकार को इसमें चेंजेस करने पड़े। गवर्नमेंट ने क्या किया, डिजिटाइजेशन कर दिया, डीबीटी कर दिया। हालांकि करप्शन अभी भी है लेकिन टारगेटेड हो गई हैं काफ़ी चीज़ें, करप्शन बहुत लेवल तक कम हो चुका है। तो हमारा जो गवर्नेंस है, जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है, वो भी इम्प्रूव हो रहा है। किसके कारण? आरटीआई के कारण। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, करप्शंस कम हो गए हैं। बिल्कुल, करप्शन केस को उजागर करने में अगर देखा जाए तो आरटीआई का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन निकल रही है। जैसे कि आप देख लीजिए यूपीए 2 स्पेक्ट्रम 2G वाला जो घोटाला था, उसमें इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल था आरटीआई का। कोलगेट घोटाले में देख लें, इससे रिलेटेड और भी कई सारे जो है कांड हुए हैं, जैसे व्यापम घोटाला, उसमें भी आरटीआई का बहुत बड़ा रोल था। तो व्यापम हमारे एमपी में हुआ था, तो वहाँ पर भी जो है बहुत बड़ा रोल था यहाँ पर आरटीआई का। तो आरटीआई काफ़ी बेनिफिशियल है गवर्नेंस प्रोवाइड करने में, पब्लिक डिलीवरी सिस्टम को बेहतर करने में, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में, और करप्शन को कम करने में। और सक्सेसफुल भी रही है काफ़ी हद तक, क्योंकि आप पिछले 15 साल में देखें तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इसी फील्ड में। मैंने अलग अलग एग्जांपल दे दिए। ये हमारी क्या हो गई, बेनिफिट्स हो गए, बॉडी का पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट आएगा चैलेंजेस का। ठीक है, आपको एक दो चीज़ें और बतानी है आरटीआई के अंदर होता क्या है बेसिकली, है ना। मैकेनिज़्म की बात कर लेते हैं। इसमें अलग से ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है। हर डिपार्टमेंट में पीआईओ जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। पीआईओ बेसिकली जो भी डिपार्टमेंट होगा उसमें जो ऑफिसर्स हैं उसमें इनको पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बनाया जाता है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्हीं लोगों को, और उनको दिया जाता है कि आरटीआई आपको संभालना है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास जब भी आएगी कोई भी अपील, तो वो 1 महीने के भीतर 30 दिन के भीतर आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आपको नहीं मिलती इन्फॉर्मेशन या आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर अलग से जो है पब्लिक ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म दी हुई है, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास जा सकते हैं, फिर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास जा सकते हैं। अलग अलग जो है ग्रेडेड मैकेनिज्म है। इसके अलावा आपको फाइल करने के लिए केवल 10 रुपये लगेंगे, ज़्यादा पैसे लगेंगे नहीं। अगर आप बीपीएल में हैं तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा आरटीआई फाइल करने के लिए। गवर्नमेंट ने पोर्टल बना के रखी है, आप उसमें डायरेक्टली जाके फाइल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, आरटीआई की जो मैकेनिज़्म है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे जो चैलेंजेस हैं उसकी। क्या चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा चैलेंज जो हो रहा है वो ब्लैकमेलिंग बहुत बढ़ गई है। क्या हो रहा है कि लोगों की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जो भी पब्लिक ऑफिशियल है, और उनको फिर क्या कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप पैसा दे दो, हम आपकी ये चीज़ें एक्सपोज नहीं करेंगे। तो ब्लैकमेलिंग बढ़ गई है। करप्शन अभी भी हो रहा है लेकिन ब्लैकमेलिंग बढ़ गई है, पैसों को बस शेयर किया जा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है आरटीआई वर्सेस राइट टू प्राइवेसी की डिबेट। ठीक है, कितना इन्फॉर्मेशन देना है, कितना प्राइवेट रखना है। अगर आप आरटीआई एक्ट की बात करें तो उसमें अलग से सेक्शन 8 है जिसमें एग्जाम्पशन दिया हुआ है। उसमें कहा गया है कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी अगर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है तो। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पशन। तो इसी एग्जाम्पशन के अंदर बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट नहीं देती है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी डीपीडीपी के बारे में बात करेंगे कि और क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो शुरुआत करते हैं, हमारा जो आर्टिकल है उसमें क्या क्या चैलेंजेस की बात की है। उसमें बात की है कि अभी रिसेंटली डीपीडीपी जो एक्ट बना है वो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस और डिफ़िकल्ट कर देगा। उसमें क्या कहा गया है कि आरटीआई को और अमेंड करने की ज़रूरत है, और ब्लैंकेट जो है बैन लगाने की ज़रूरत है प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को देने के लिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे जजेस की एसेट की बात है, तो ये तो इनका प्राइवेट मसला है, लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी सही है। तो अब जो है गवर्नमेंट या फिर जजेस बोल सकते हैं डीपीडीपी एक्ट के अंदर, जो प्राइवेसी एक्ट है, कि भाई हम तो नहीं दे रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। तो अब इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया क्या? उसके अलावा एक और देख लेते हैं, मनरेगा की बात की है इस आर्टिकल में। इसमें सोशल ऑडिट होता था, उसमें आराम से आप लोगों के नाम, उनको कितना पैसा मिल रहा है ये लिस्ट निकाल सकते थे। लेकिन अब सरकार बोल देगी कि भैया लोगों के नाम और उनको पैसा, ये उनका प्राइवेट मसला है, हम नहीं देंगे, क्योंकि डीपीडीपी एक्ट में ऐसा कहा है। तो आरटीआई और वीक हो जाएगा। इसके अलावा आरटीआई की बात करें, 2019 में आरटीआई को क्या किया गया था, अमेंड किया गया था, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको एक्सेसिव पावर मिल गई थी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। इन्फॉर्मेशन जो कमिश्नर हैं, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, इन दोनों के अपॉइंटमेंट में स्पेशल जो है पावर मिल गई थी। इनका जो सैलरी है, टेन्योर है, ये कौन डिसाइड कर रहा था, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और ये जो
CIC है वो बेसिकली किसके इक्विवेलेंट हुआ करते थे पहले, इलेक्शन कमीशन के। अब उसे सबऑर्डिनेट कर दिया गया है, किसके इक्विवेलेंट कर दिया है, सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट कर दिया गया है। तो बेसिकली डाउनग्रेड करने की कोशिश की गई है, इसे गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बताने की कोशिश की गई है। लेकिन कई बार ये गवर्नमेंट ही सबसे बड़ी पार्टी है जिसकी इन्फॉर्मेशन देना रहता है, वही नहीं देती है। तो इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और PIOs की। समझ में आया क्या? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन CIC का जो है इंडिपेंडेंट होना। जो इंडिपेंडेंस खतरे में है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। समझ में आया क्या? ऑटोनॉमी खतरे में है, ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इम्प्लीमेंटेशन की अलग चीज़ें हैं। इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करते हैं लॉ में, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास अथॉरिटी है कि जो पेमेंट करने का तरीका है, मोड RTI फाइल करने के लिए, वो कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो कुछ ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो एज अ पेमेंट सर्विस है RTI के लिए, वो रखी नहीं है। दूसरी जो मेथड है वो है डिमांड ड्राफ्ट। अब 10 रुपये के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनाना, वो भी SBI में, आपको पूरा दिन लगेगा और इसमें जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो 20-30 रुपये से ज़्यादा लगेगा। तो आपकी RTI की कॉस्ट भी बढ़ेगी, पूरा दिन भी जाएगा, है ना। आप जा सकते हैं क्या? लंच ही चल रहा होता है आधे समय तो बेसिकली बैंक में जाना और DD बनवाना मुश्किल है। उसके अलावा आप कोर्ट का स्टैंप यूज़ कर सकते हैं, पर कोर्ट जाना मतलब वही लॉन्ग प्रोसीजर और बहुत मुश्किल। इसके अलावा RTI अगर आप पोर्टल से अगर डायरेक्ट करें तो UPI के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पोर्टल है उसके बाद में बात करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में तो पोर्टल है ही नहीं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर पोर्टल तो है, लेकिन ना वो मेंटेन की जा रही है, ना उसका बेसिकली उसमें जो इंटरफेस है वो इतना टफ है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको घंटों लग जाएंगे एक RTI फाइल करने में। आपको अकाउंट बनाना इतना डिफ़िकल्ट है। उसके बाद आपने एक बार बना दिया, पहले आपने एक बार बना दिया, उसके बाद आप कितने भी बार RTI फाइल करें आपकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब सरकार ने क्या कर दिया, आपको हर बार पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है ग्राउंड पे। उसके अलावा भी कई तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे कि जो ह्यूज पेंडेंसी है, जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है पेंडेंसी बढ़ी हुई है पूरे ओवरऑल स्टेट में। लगभग 2022 में अगर देखें तो पेंडेंसी 3,14,000 के आसपास है। 3,14,823 हमारी 2022 में पेंडेंसी है। इसके अलावा अब अपॉइंटमेंट की बात करें तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं। अगर आप झारखंड स्टेट की बात करें तो 29 महीने से यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट ही नहीं किया गया है। उसके अलावा आप त्रिपुरा की भी बात कर सकते हैं, 15 महीने से SIC नहीं है। तो जो हमारे गवर्नमेंट है वो अपॉइंट ही नहीं कर रही है, तो काम कैसे होगा? ये सब क्या हो जाएंगे, इनके चैलेंजेस हो जाएंगे। तो फिर आपको इसको लास्ट में लिखना है कि गवर्नमेंट को वीक करने की जगह इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि गवर्नेंस सिस्टम जो है क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, और बेटर लोगों को पब्लिक डिलीवरी सिस्टम जो है मिल सके। समझ में आया क्या? ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। एक मेंस का पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया है। अच्छे से इसे कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और यही आपको यूज़ करना है। आपके मेंस का ये क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मेजरिंग हंगर अक्रॉस स्टेट। ये जो आर्टिकल है द हिंदू में आया है और GS मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। GS 2 में हर साल जो है आपको हंगर, मेल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, तीनों का इंटरकनेक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आज भी हम एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे जो UPSC में आ सकता है, 2023 में आने की बहुत संभावना है इस तरह के क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक्सप्लेन पैराडॉक्स बिटवीन पॉवर्टी एलिवेशन एंड राइज इन हंगर। ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो आर्टिकल है उसमें प्रीलिम से रिलेटेड कुछ डेटा दिया हुआ है, वो आपको पूछा जा सकता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसके डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं। हालांकि 2016 में आ चुका है, लेकिन फिर भी आ सकता है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ आ सकती है। तो वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। और जो डेटा दिया हुआ है इस आर्टिकल में, वो आप लोगों के आंसर्स को मतलब जस्टिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप आंसर लिखेंगे एक स्टेटमेंट, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप डेटा यूज़ कर सकते हैं जो इस आर्टिकल में दिया है। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पैराडॉक्स बिटवीन पॉवर्टी एलिवेशन एंड राइज इन हंगर। तो राइज इन हंगर, हंगर जो है बढ़ रहा है, लेकिन पॉवर्टी भी एलिवेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है देश में हमारे। अगर आपको याद हो 15 अगस्त की स्पीच जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दी थी, उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया का जो पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया के सिर्फ अब 15% लोग हैं जो पुअर हैं। और अगर आप 2021 12-13 की बात करें
तो उस समय के हिसाब से टोटल 30% ऐसे लोग थे, जो जनता थी जो पॉवर्टी में आ रही थी। अब 15% केवल बची हुई है। हालांकि जो एस्टिमेट है ये इनकम पॉवर्टी थी, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, तो कंपेयर करना सही तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो 15% जो है कम हो रहा है, क्योंकि इनकम इससे भी कम होगा। 15% या 11-12% होगा। जो मल्टी डायमेंशन है वो ज़्यादा ही होता है इनकम पॉवर्टी से, तो उससे बेहतर ही स्थिति हुई होगी, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। तो पॉवर्टी जो है हमारी क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो हंगर है वो बढ़ रहा है। 2014 की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जब यूपीए का टाइम था तो 54 था, है ना। 2014 मतलब यूपीए की सरकार गई थी और गवर्नमेंट आई थी एनडीए की, मोदी जी की। तब 54 रैंक हुआ करती थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और अब कितनी हो गई है, 107, लगभग डबल हो गई है। जितनी रैंक जो है पुअर होती जा रही है, मतलब जितनी ज़्यादा रैंक बढ़ेगी उतनी हमारे यहाँ हंगर बढ़ेगा। ये 121 कंट्री में से 107 रैंक है, ठीक है। यूपी पीसीएस में आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको डायरेक्ट रैंक पूछी जा सकती है, बताओ एमपीपीएससी यूपी पीसीएस जितने भी स्टेट हैं उसमें आपको इस तरह का स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये बेसिकली क्या हो जाएगा, पैराडॉक्स हो जाएगा कि हंगर बढ़ रहा है और पॉवर्टी कम हो रही है। इसके रीजंस अपन डिस्कस करेंगे आगे। अभी आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो ये आर्टिकल की मैंने समरी अलग से दे दी है, इसके नोट्स आपको बेसिकली ये सारी चीज़ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इंडिया इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर विद अ फूड एक्सटेंसिव सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है। तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इवन दुनिया के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। अगर एक्सपोर्ट देखें 45% राइस का एक्सपोर्ट जो है कौन कर रहा है दुनिया को, भारत कर रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ पीडीएस स्कीम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है फूड की, वो दुनिया में सबसे बड़ी स्कीम है। आप आईसीडीएस की बात करें तो न्यूट्रिशनल स्कीम है, जो कि सारे बच्चों को कवर कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में जो हंगर है और मेल न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जीएचआई की बात करें तो इंडिया की 107 रैंक है 121 कंट्री में। इवन नाइजीरिया जो कि अफ्रीकन कंट्री है, जहां डेवलपमेंट बहुत बुरा है, एलडीसी कंट्री है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री। और पाकिस्तान की बात करें जहां पर हालत बहुत ख़राब है, उनकी भी रैंक 99 है। अपने से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है पाकिस्तान इस इंडेक्स की बात करें तो। अब इंडेक्स के डायमेंशन की बात करते हैं। टोटल 3 डायमेंशन है। पहला है कैलोरी अंडर नूरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, और तीसरा है अंडर 5 मोर्टेलिटी। चाइल्ड न्यूट्रिशन के 2 इंडिकेटर हैं, एक है स्टंटिंग और दूसरा है वेस्टिंग, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लो वेट टू हाइट रेशियो और लो हाइट टू एज रेशियो, ये होता है स्टंटिंग और वेस्टिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 डायमेंशंस हो गए, ये आपके प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन तीनों में इंडिया जो है बहुत कमज़ोर जो है स्थिति में है। और अगर आप स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया में लगभग 224 मिलियन अंडर नूरिश पीपल हैं। न्यूट्रिशन की कमी है 224 मिलियन लोगों में इंडिया में 2022 की अगर बात कर दें तो। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल में ना स्टेट हंगर इंडेक्स कंप्यूट किया गया है। कंप्यूट करने के लिए इन लोगों ने जो डेटा लिया है वो लिया है नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे हुआ था 5, उसका डेटा लिया है। और इस डेटा के हिसाब से जो हमें मिलेंगे फिगर्स वो 2017-18 के मिलेंगे। मतलब कोविड वाला जो ईयर है वो कवर नहीं होगा, जो कोविड के बाद वाला टाइम है उसको कवर नहीं किया जाएगा। अब जो एसएचआई बनाया गया है उसमें क्या है, 0 से 100 तक के स्कोर्स रखे गए हैं। जितना ज़्यादा स्कोर हाई होगा उतना ज़्यादा हंगर होगा। तो 0 से 10 में लो हंगर है, 10 से 20 में मॉडरेट है, 20 से 30 में सीरियस है, 30 से 40 में अलार्मिंग है, और 50 से ज़्यादा का स्कोर है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। समझ में आया क्या। अब हम देखेंगे क्या कि जो स्टेट हैं उनकी क्या क्या हालत है। और इस आर्टिकल में बेसिकली स्टेट के हंगर इंडेक्स की बात की है कि जीएचआई में तो पूरे देश का आता है, लेकिन स्टेट को डिवाइड नहीं करते हैं। स्टेट के बारे में इसमें क्या किया है, डेटा दिया हुआ है, तो वो डेटा आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स के लिए, ठीक है। अब इसमें जो इंडिकेटर यूज़ किए हैं, है ना, वो सिर्फ एक इंडिकेटर छोड़ के, कैलोरी अंडर नोरिशमेंट को छोड़ के बाकी सारे सेम इंडिकेटर यूज़ किए हैं। इसका यूज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि 2011-12 से गवर्नमेंट ने सर्वे नहीं किया है कैलोरी इनटेक वाला, उसके कारण जो है हमारे पास डेटा नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया है, बॉडी मास इंडेक्स अंडर नूरिशमेंट अमॉन्ग द वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये वाला जो है लिया है किसकी जगह, कैलोरी अंडर नूरिशमेंट की जगह, एज अ इंडिकेटर टू कंप्यूट एसएचआई।
स्टेट हंगर इंडेक्स। समझ में आया क्या? अब बात करेंगे कि कौन से स्टेट ने कितना परफॉर्म किया है। तो SHI का जो एवरेज है, नेशनल एवरेज मतलब सारे स्टेट का एवरेज है, वो 29 है। और 29 मतलब सीरियस कंडीशन है, सीरियस हंगर है ना। 20 से 30 में क्या था? सीरियस हंगर। अब स्टेट की बात करते हैं तो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ स्टेट में जो स्कोर है वो 35 है। इसका मतलब अलार्मिंग कैटेगरी में हो गई है। और जित जैसी हालत जो है अफ्रीका के नेशन की है, हैती, नाइजर, लाइबेरिया और सियरोलेनी, उसी तरह की हालत इन स्टेट्स की है हंगर पे। ठीक है, उसके बाद कुछ बात करेंगे जैसे केरला जैसे स्टेट हैं, सिक्किम है जहाँ पर स्कोर 16 से कम है, तो यहाँ पर मॉडरेट है। और चंडीगढ़ है जिसमें लोवेस्ट है जो कि 12 है। लेकिन एक भी ऐसा नहीं है जो लो हंगर कैटेगरी में है, मतलब 10 से कम स्कोर कर रहा हो। मॉडरेट हंगर में कौन कौन से आएंगे? दिल्ली हो गया, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, मिजोरम, मणिपुर, ये सब मॉडरेट हंगर में है। 20 से 30 के बीच में, सॉरी 10 से 20 के बीच में इनका स्कोर है। अब बात करेंगे आगे कि जो SHI है वो पोस्ट पैंडेमिक एस्टिमेट को कैप्चर नहीं कर रहा है, तो कोविड के बाद तो स्थिति और ख़राब हुई होगी। ठीक है, और GHI का जो स्कोर है वो उसके डिटेरियोरेट होने का कारण क्या है? जो कैलोरी अंडर नोरिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अगर FAO की रिपोर्ट की बात करें तो जितना 2009 में था कैलोरी अंडर नोरिशमेंट, वही स्थिति जो है 2017 में पहुंच गई है। और 2020 में टोटल 16.3% लोग ऐसे हैं जिनको कैलोरी अंडर नोरिशमेंट है, मतलब कैलोरी इंटेक उतना मिल नहीं रहा है। कैलोरी इंटेक कितना मिलना चाहिए? 2400 कैलोरी पर डे और 2100। अगर रूरल एरिया है तो 2400, और अगर अर्बन एरिया है तो कितना होना चाहिए? 2100 कैलोरी इंटेक पर डे होना चाहिए पर पर्सन का। ठीक है, तो वो मिल नहीं पा रहा है। और ऐसी पॉपुलेशन कितनी है? 16%, जिसके कारण हमारा जो GHI रैंक है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। इंडिया ने स्टंटिंग और वेस्टिंग में इम्प्रूवमेंट ज़रूर किया है, लेकिन अभी भी 1/3 बच्चे जो है ऐसे हैं जो स्टंटिंग और वेस्टिंग का शिकार हैं। 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो एनीमिक है। हालांकि इंडिया इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हालत हंगर में इंडिया की ख़राब है। गवर्नमेंट का क्या कहना है? गवर्नमेंट बोल रही है कि ये जो डेटा है ना उसके ऊपर कंसर्न्स ला रही है, इनकी जो मेथडोलॉजी है वो सही नहीं है, कह रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप भले ही क्रिटिसाइज़ करें जितना भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई क्लेम सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं दिया है, तो ये हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट क्या है? इंडिकेटर है हंगर नापने का, और अपनी जो क्या है स्कीम्स है उसको टारगेट करने का, ताकि हम जो है हंगर को कम कर सके। ये हमारा आर्टिकल था। अब हम शुरू करते हैं कि आखिर रीजंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रीज़न हो जाएगा पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी नहीं होगी, पॉवर्टी होगी तो आप ऑब्वियसली आप इन है ना स्प्राउट नहीं खा सकते, आप अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं खा सकते, कॉर्नफ्लेक्स नहीं खा सकते। तो आप गरीब हैं, आपके पास 2 वक्त का खाने के लिए नहीं है, तो आप बाकी कैलोरी और बाकी चीज़ों को तो खा ही नहीं सकते, है ना। आप कैलोरी उतनी ले नहीं पा रहे हैं, आप 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, तो न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन तो होना तय ही है। उसके बाद बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है? पुअर एक्सेस टू क्लीन वाटर, हाइजीन, सैनिटेशन एक्सेट्रा लीड्स टू पुअर हेल्थ। अगर पॉवर्टी है तो ये सारी चीज़ों की भी होना लगभग कंफर्म है। अगर आपके पास पैसा है तो भी ये इशू हो सकता है, जैसे एटीट्यूडनल इशू है, ओपन डेफिकेशन अभी भी हो रहा है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम अभी भी है, हाथ ना धोने की आदत अभी भी है बच्चों में, जिसके कारण हेल्थ जो है बहुत ख़राब हो रही है। डायरिया होना बहुत कॉमन है, उसके कारण बच्चे बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। उसके साथ साथ पोलियो जैसी डिसीज़ भी ओपन डेफिकेशन के कारण ही हो रही थी, फैली हुई थी। तो ये सब सारी चीज़ें जो है मेल न्यूट्रिशन का कारण है। थर्ड पॉइंट करेंगे तो हमारा जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, जो स्कीम्स है, वो भी अच्छा नहीं है। ICDS जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है और नेशनल हेल्थ मिशन है, उसको एडिक्वेटली कवरेज नहीं किया जा रहा है। बहुत सारी जनता अभी भी जो है बाहर है उस कवरेज के। क्लाइमेट चेंज जो हमारा चौथा इशू है, जिसके कारण फूड सिक्योरिटी इशू है। अभी रिसेंटली क्लाइमेट चेंज के कारण फ्लड आए, बहुत सारी सब जो फसल थी वो लॉस हो गया। प्राइस इतने बढ़ गए कि अफोर्डेबिलिटी कम हो गई। अफोर्डेबल नहीं रहेगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, और ख़रीदेंगे नहीं तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? लोग पल्सेस यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि महंगी इतनी ज़्यादा हो गई हैं पल्सेस, 200 रुपये किलो। अगर प्रोटीन जो है जनरली वेजिटेबल्स अगर आप खा रहे हैं तो प्रोटीन आपको सिर्फ दाल से मिलता है, तो लोगों को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम तो आएगा ही। पांचवा टॉपिक है हिडन हंगर। इस पे अलग क्वेश्चन बन सकता है। हिडन हंगर होता क्या है? ठीक है, एक होता है हंगर जो लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, दूसरा लोग खूब खा रहे हैं लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, जैसे कि जंक फूड। अपने यहाँ जो है मैकडोनल्ड वाला कल्चर चला आ रहा है अर्बन एरिया में, हम लोग खूब पिज़्ज़ा बर्गर सब बराबर खा रहे हैं, लेकिन हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है क्या? नहीं। ओबेसिटी हो रही है,
लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, जो खा रहे हैं वो जंकी फूड है, जिसके कारण हमें हंगर का प्रॉब्लम है और वो हंगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसे इसलिए कहा गया है हिडन हंगर। इस पे अलग से क्वेश्चन बनाया जा सकता है हिडन हंगर पे। तो हिडन हंगर एक सबसे बड़ा इशू है। उसके बाद कोविड के बाद से और चीज़ें वर्सन हो गई है और हंगर बढ़ गया है, यही एक कारण है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा न्यूट्रिशन का। इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन क्या है, बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी है ना, और टारगेटेड करने की ज़रूरत है। हमारा जो पीडीएस सिस्टम है उसमें लीकेज कम करने की ज़रूरत है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अनाज आसानी से देने की ज़रूरत है। ये सब क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। लेटर और स्पिरिट दोनों में जो है इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। ये आपका फाइनल आंसर कंक्लूजन हो जाएगा। दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन था। पूरा क्वेश्चन हमने प्रिपेयर कर लिया, आर्टिकल डिस्कस कर लिया। कोई और दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है वन नेशन वन पोल, व्हेन डज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन नीड स्टेट्स नॉड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और आपके स्टैटिक पोर्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेंस में भी स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, GS2 के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुके हैं, जैसे इमरजेंसी के ऊपर स्टैटिक क्वेश्चन आ चुका है 2019-20 में। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको यूपीएससी के मेंस के पेपर में। और उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग इसे दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं आर्टिकल से जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया है। क्या है आर्टिकल, वन नेशन वन पोल के बारे में है। और उसमें कहा गया है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफिकेशन की ज़रूरत है स्टेट के, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा वन नेशन वन पोल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, वन नेशन वन पोल ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कल परसों हम लोगों ने इस पर एक बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन किया था। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बीजेपी ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में डाला था। 2019 में प्रधानमंत्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये इशू दोबारा उठाया था। हालांकि इसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन और लॉजिस्टिकल इशू हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत है। तो वो सारे इश्यूज़ के कारण उस समय जो है चीज़ें हो नहीं पाई थी। दोबारा से 2024 इलेक्शन के पहले 2023 में अभी एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर के बीच में। इस स्पेशल सेशन में बहुत सारे लोगों ने ये कयास लगाए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के जो बिल है वो पेश किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई है जो कि 8 मेंबर की कमेटी है, जो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। इसमें अमित शाह जी हैं, वो भी इसके मेंबर हैं। अधीर रंजन चौधरी जो अपोजिशन लीडर कांग्रेस के MP हैं, उनको भी जो है इसका मेंबर बनाया गया था। हालांकि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। तो बेसिकली जो टर्म ऑफ रेफरेंस है इस कमेटी का वो क्या है कि इसकी जो लीगलिटी है उसको चेक करना, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में रेटिफिकेशन की ज़रूरत होगी या नहीं होगी, या फिर स्पेशल मेजॉरिटी से सिंपल हो जाएगा। इस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट मतलब स्टेट की नॉट की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। तो हम लोग इस आर्टिकल में बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस किस तरीके से अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल बेसिकली उसी का है। शुरू करते हैं अब। द पावर टू अमेंड। पावर टू अमेंड किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो दो तरीके से आप जो है इसमें कर सकते हैं, एक फॉर्मल तरीका है, एक इनफॉर्मल तरीका है। इनफॉर्मल तरीके की बात करें तो जुडिशियल जो प्रोनाउंसमेंट्स है, जुडिशियल वर्डिक्ट है, वो क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रही है। उसके अलावा कन्वेंशंस जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं। कन्वेंशन चले आ रहे हैं और उसी हिसाब से चीज़ें हो रही है। तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का अगर एग्जांपल दूं तो जो हमारे जजेस हैं उनका जो इलेक्शन है वो कोलिजियम मेथड से हो रहा है। और वो किसने प्रोनाउंस, किसने वर्डिक्ट दी थी, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, अगर आपको याद होगा तो कोलिजियम सिस्टम बनाया गया था जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो जुडिशली हमारा जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है उसके थ्रू अमेंडमेंट किया जाता है। दूसरा होता है फॉर्मल मेथड, जो कौन से आर्टिकल में दी हुई है, आर्टिकल 368 में। 368 में 3 तरीके की मेथड है, एक सिंपल मेजॉरिटी है, एक स्पेशल मेजॉरिटी है और थर्ड है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। हाफ ऑफ द स्टेट क्या करना चाहिए, रेटिफाई करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल मेजॉरिटी की। सिंपल मेजॉरिटी में 50% मतलब जो नॉर्मल मेजॉरिटी है वो चाहिए। इसके लिए कोरम की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितने लोग प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग के हिसाब से, जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल होता है
वैसे ही जो है हमारे सिंपल मेजॉरिटी वाले बिल होते हैं। अलग से जो है इसको 368 में दिया नहीं गया है, लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है 368 की, वहाँ लिखा गया है और वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। जैसे कि आर्टिकल 4 की बात करें, जिसमें दिया हुआ है कि स्टेट का नाम चेंज करना या बाउंड्री चेंज करना, ये सब कैसे होता है? सिंपल मेजॉरिटी से। शेड्यूल 1 एंड 4 ये भी कैसे होंगे? सिंपल मेजॉरिटी से। इसके अलावा अगर और देखें तो क्या क्या हो सकता है सिंपल मेजॉरिटी से? नाम चेंज करना हो सकता है किसी भी स्टेट का, जो कि आर्टिकल 4 में दिया है। बाउंड्री चेंज करना हो सकता है। उसके अलावा और अगर देखें तो क्या हो सकता है? सिटीजनशिप के जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी अमेंडमेंट हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं। ठीक है, तो अलग से दिया नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ आर्टिकल है वहाँ लिखा गया है कि इसका जो अमेंडमेंट है वो 368 अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो समझ जाओ कि वो वाले जगह पे सिंपल मेजॉरिटी लगेगी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है 50%, 50+1। समझ में आया क्या? जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोटिंग है। दूसरा तरीका क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में कितने चाहिए? 2/3 मेंबर चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझ में आया क्या? और कोरम भी होना चाहिए, मतलब टोटल 272 मेंबर से ज़्यादा होने चाहिए। कितना? 2/3। 2/3 जो है कितने होने चाहिए? 272 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है उससे ज़्यादा 2/3 लोग एक ही बिल के लिए फेवर करना चाहिए। इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। जनरली जितने भी अमेंडमेंट होते हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी से होते हैं। सिर्फ कुछ ही हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन से होते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 चाहिए होती है वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। और हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन में कितना चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को सिंपल लॉ पास करना पड़ेगा जो भी अमेंडमेंट होंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल दिया जाता है तो जीएसटी की बात कर लेते हैं, या फिर एनजेक जो सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट थे, उसके लिए हम लोगों ने 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे एनजेक, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि एनजेक बनाया जाएगा जो अपॉइंटमेंट करेगा सुप्रीम कोर्ट का। उसके लिए हमें रेटिफिकेशन चाहिए था। 16 स्टेट्स ने रेटिफिकेशन दिया था और उसके बाद ये अमेंडमेंट एक्ट बना था। तो अगर आप बात करें कि रिजिड है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन या फ्लेक्सिबल है, तो बीच में है। जैसे कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, वहाँ पर जितने भी स्टेट हैं उसमें 3/4 स्टेट की क्या चाहिए रहती है? रेटिफिकेशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट चाहिए करना है तो। वहीं अगर फ्लेक्सिबल की बात करें तो ब्रिटेन का फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ऑर्डिनरी लॉ की तरह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है? रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। जो फेडरल कैरेक्टर है बेसिकली वो काय में आएगा? स्टेट रेटिफिकेशन में आएगा। जो 368 में रेटिफिकेशन टू स्टेट्स वाले जो इशू हैं उसको एनलिस्ट किया गया है अलग से। उसको क्या किया गया है? एनलिस्ट किया गया है। जैसे कौन कौन से हैं 368 जो फेडरल इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे रेटिफिकेशन चाहिए होगा। उसके अलावा 10 शेड्यूल है, उसमें भी रेटिफिकेशन चाहिए होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने किहोटो होलोहन की जो रूलिंग थी उसमें क्लियरली कहा था कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा जब तक कि स्टेट उसे रेटिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो 10 शेड्यूल हो गया। उसके अलावा 7 शेड्यूल हो गया, जिसमें क्या चाहिए? हमें रेटिफिकेशन की ज़रूरत होगी। उसके अलावा आप देखें तो टोटल 6 ऐसी चीज़ हैं जहाँ पर ये एनलिस्ट किया गया है आर्टिकल 368 में। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन है तो इसमें स्टेट की रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद अगर एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट की बात करें तो यहाँ पर भी जितने भी 73 और 162 से रिलेटेड आर्टिकल होंगे वहाँ पर हमें क्या करने की ज़रूरत है? रेटिफिकेशन। उसके अलावा पावर अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कम या ज़्यादा की जाए तब भी स्टेट की ज़रूरत होगी। उसके अलावा अगर देखें तो जितना भी स्टेट और सेंटर का रिलेशन से रिलेटेड आर्टिकल हैं 245 से 255, वहाँ पर अगर देखें तो भी आपको क्या ज़रूरत होगी? रेटिफिकेशन की। 368 को अगर आप चेंज करते हैं तब भी आपको रेटिफिकेशन की ज़रूरत होगी। और जो लास्ट है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन पार्लियामेंट, इसमें भी आपको रेटिफिकेशन की ज़रूरत होगी। सिर्फ इस 6 पॉइंट में रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। अभी 1 पोल 1 नेशन होने वाला है, इसमें चेक किया जाएगा कि रेटिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं। समझ में आया क्या? ये 6 आपको याद करना है, आपके स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इलेक्शन है, रेटिफिकेशन,
एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन और स्टेट रेटिफिकेशन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पावर या हाई कोर्ट की पावर में चेंज रेटिफिकेशन, सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं 245 से 255 जैसे जीएसटी था, इसमें भी रेटिफिकेशन की ज़रूरत थी। उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है पार्लियामेंट में, जैसे कितनी सीट्स होगी लोकसभा की, राज्यसभा की, ये इससे रिलेटेड जितने भी रेटिफिकेशन होंगे वो स्टेट से होके गुजरेंगे। और 368 को अगर खुद ही अमेंड करना है, 368 आर्टिकल मतलब जो आर्टिकल में अमेंडमेंट प्रोसेस दी है अगर उसे चेंज करना है तो भी आपको रेटिफिकेशन की ज़रूरत होगी। रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट्स होंगे, इसका मतलब अगर 28 स्टेट हैं तो आपको 14 + 1 15 स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होगा। समझ में आया क्या? और जो रेटिफिकेशन करेंगे स्टेट वो सिंपल मेजॉरिटी से करेंगे। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपीएससी में पहले भी, दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं, इसको अच्छे से करना है हमें प्रिपेयर। समझ में आया? ये हमारा आर्टिकल था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, स्टैटिक पोर्शन था बस। हमारा जो नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है वो है एक्सप्लेन्ड ग्लोबल का। इंडियन एक्सप्रेस में आया है। यूपीएससी प्री का जो आस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं। जैसे कि प्लेसेस इन न्यूज़, ब्लैक सी से रिलेटेड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल आपके प्री के आस्पेक्ट के लिए। सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरुआत करते हैं कि व्हाट्स एट स्टेक एज एर्डोगन मीट्स पुतिन टू रिवाइव यूक्रेन ग्रीन डील। तो सबसे पहले भूमिका बनाएंगे कि क्या हुआ था। तो जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हो गई थी तो पूरा दुनिया में जो है पैनिक हो गया था। क्यों पैनिक हो गया था? क्योंकि जो यूक्रेन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था, किसका? फूड ग्रेन का। अब फूड ग्रेन का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, जैसे कि वीट हो गया, कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया। तो ये फूड सिक्योरिटी थ्रेटन हो गई थी पूरे दुनिया में, खासकर जो लो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे क्योंकि सप्लाई कम हो गई थी, प्राइसेस बढ़ गए थे, तो फूड सिक्योरिटी थ्रेटन हो गई थी। जो गरीब कंट्री है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो इसी कारण से मार्केट को काम करने के लिए एक डील साइन की गई जिसका नाम था ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ठीक है, ये डील साइन की गई किस किस के बीच में? यूक्रेन और रशिया के बीच में। किसने से ब्रोकर किया? टर्की एंड यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने। इन लोगों ने ये डील जो है साइन करवाने के लिए बीच में मीडिएटर का काम किया। एक डील बढ़िया सी साइन हुई। उस डील में क्या था अब वो देखते हैं। तो उस डील में बेसिकली ये था कि एक कॉरिडोर बनाया गया ताकि एक्सपोर्ट किया जा सके फूड ग्रेन का यूक्रेन के 3 पोर्ट से। कौन कौन से पोर्ट हैं? ये तीनों पोर्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी में हैं तीनों, ओडेसा, चोर्नोमॉर्स्क और पीवेदेनई। ये 3 पोर्ट जो है आपको रटे रहने चाहिए, आपके यूपीएससी के पेपर में प्लेसेस इन न्यूज़ में आ सकता है ये 3 नाम, और पूछा जा सकता है कि ये क्या हैं। पोर्ट्स हैं, स्टेट हैं, कंट्री हैं, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, कहाँ हैं, ब्लैक सी में है, इस तरीके की ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन आ सकती है। यूक्रेन के पोर्ट हैं तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसमें कार्गो को अलाउ किया गया है, ये मार्ग है, ये जो मार्ग दिख रहा है ये ओडेसा से ये लगभग 300 नॉटिकल माइल का कॉरिडोर बनाया गया जो कि 3 मीटर वाइड, 3 नॉटिकल माइल्स जो है वाइड है। ठीक है, तो 300 नॉटिकल माइल का, 310 नॉटिकल माइल का एक सेफ़ पैसेज बनाया गया जिसमें कार्गो को अलाउ किया गया। उसमें जितने कार्गो हैं उसमें इंस्पेक्शन होता था। इंस्पेक्शन होने के बाद वहाँ से एक्सपोर्ट को ईजिली कर दिया गया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया गया जो शिप्स है। ठीक है, तो ये बिना बैरियर के एक्सपोर्ट शुरू हो गए। और फिर जो है पूरे दुनिया के जो मार्केट हैं प्राइसेस काम हुआ, पैनिक ख़त्म हुआ, और ये डील जो है शुरुआत में 120 दिन के लिए थी, फिर रिन्यू होती चली गई। लेकिन रिसेंटली रशिया ने ये डील से अपने आप को बैक ऑफ कर लिया है और डील रिन्यू नहीं की है। तो उसी पे ये आर्टिकल है। ये हमारा क्या था? भूमिका थी। अब शुरू करते हैं जो हमारा आर्टिकल है। क्या है आर्टिकल? तो रिवाइव करने के लिए दोबारा से कोशिश की जा रही है। एर्डोगन जो है मिल रहे हैं किससे? पुतिन से। यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी जो है वो भी ट्राई कर रहे हैं कि वापस डील जो है रिन्यू की जा सके। क्यों डील जो है रिन्यू नहीं हो पाई थी लास्ट टाइम? तो रशिया का कहना था, 2 रीज़न दिया था। एक तो रशिया ने कहा था कि जो उनके एक्सपोर्ट्स हैं उसमें जो बैरियर्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उसको कम किया जाने की बात की गई थी लेकिन वैसा किया नहीं गया। और दूसरा, यूक्रेन जो है गरीब कंट्रीज़ को जो है एक्सपोर्ट करना था लेकिन वो गरीबों को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। किसको एक्सपोर्ट कर रहा है? सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही दे रहा है और पैसे कमा रहा है। वही पैसा वॉर में यूज़ कर रहा है हमारे अगेंस्ट। तो हम ये डील क्यों चलने दें? बेसिकली ये इशू था। जो 2 इशू थे उसके रिन्यू करने के, वो नहीं हुए। उसके बाद टर्की की बात करते हैं। टर्की लगातार इनसे कांटेक्ट में है। आखिर टर्की क्यों है? एक तो उसकी ज्योग्राफी इस जगह पे ब्लैक सी में है, एक टर्की जो है इंपोर्ट भी बहुत करता है, और तीसरा जो रीज़न है
वो कि पुतिन के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। जो एर्डोगन है उसके पुतिन से रिलेशन अच्छे हैं। टर्की जो कि एक नाटो मेंबर है, उसके बावजूद भी उन्होंने रशिया का जो इन्वेजन है उसे क्रिटिसाइज़ नहीं किया ग्लोबल स्टेज में। और पुतिन के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं अभी इनके। पिछले जो सीरियन क्राइसिस है उस समय से पुतिन और एर्डोगन के जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। इसलिए जो है पुतिन का काफ़ी बड़ा रोल है एज अ मीडिएटर। वो काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि ये डील दोबारा ब्रोकर की जाए। और जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने जो है क्या किया है, वो भी पूरा ट्राई कर रहे हैं। और उन्होंने जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको सैंक्शंस को कम करने के लिए कहा है, ताकि जो एक्सपोर्ट हैं किसके, रशिया के, वो वापस क्या कर सकें, बढ़ाया जा सके, ऑब्स्टेकल्स कम किए जा सकें। एक लेटर लिखा है, लेकिन बिल्कुल भी उस लेटर से इम्प्रेस नहीं है रशियन प्रेसिडेंट हमारे पुतिन जी। तो अभी तक ये डील जो है साइन नहीं हो पा रही है। यही हमारा आर्टिकल था। प्रीलिम से रिलेटेड आपको क्या पूछ सकता है, ब्लैक सी कंट्रीज़ क्या है, ये जो न्यूज़ जो हमारे पोर्ट्स हैं वो न्यूज़ में थे उनके बारे में पूछ सकता है। ब्लैक सी कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, न्यूमेरिक्स की बात करते हैं, तो बरगट ये हमारा न्यूमेरिक्स हो जाएगा, BURGURT। ठीक है। बी फॉर क्या है, बल्गेरिया, यू फॉर यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया, आर से रोमानिया और टी से टर्की। ये 6 कंट्री का नाम आपको याद रखना है। बरगट ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका 100% प्रीलिम्स में आने के चांसेस हैं, ऑलरेडी आ भी चुके हैं ऐसे क्वेश्चन ब्लैक सी, कैप्सियन सी से रिलेटेड। तो आपको पूछा जा सकता है, ब्लैक सी बहुत न्यूज़ में है, ब्लैक सी से रिलेटेड सवाल आने के बहुत चांसेस हैं अगले बार प्रीलिम्स में 2024 में। श्योरली आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रट लेंगे, एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा आर्टिकल था, ये लास्ट आर्टिकल था। आपको कोई भी डाउट हो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू, एन्जॉय योर डे।